हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं सिविक्स में ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने देख लिया था, तो आज सबसे लास्ट पार्ट टॉपिक है ये सिविक्स फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो पहले जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का पढ़ना है सांप्रदायिकता के बारे में जानना है। ठीक है, कि सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता कहने का अर्थ क्या हो गया ना, कि जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं और दूसरे धर्म को नीच मानते हैं। ठीक है, इसी भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। कंप्लीट है, वही लिखा है। कहता है सांप्रदायिकता एक संकुचित मनोवृत्ति है। ठीक है, मनोवृत्ति में एक भावना है, हीन भावना है सांप्रदायिकता एक, जिसे एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते तथा दूसरे धर्म को नीच मानते। ठीक है, और यही भावना सांप्रदायिकता कहलाता है। कंप्लीट है, बस इसको अपनी भाषा में याद रख लीजिए। यह एक संकुचित मनोवृत्ति है या फिर सांप्रदायिकता एक हीन भावना है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं तथा दूसरे धर्म को नीच मानते हैं। यही भावना सांप्रदायिकता कहलाता है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट है राजनीति में धर्म। ठीक है, राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है तब, समझिएगा ध्यान से, राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में कब खड़ी हो जाती है, एक समस्या कब बन जाता है। ठीक है, राजनीति में धर्म एक समस्या कब बन जाता है, जब देखिए क्या होता है, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। ठीक है, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जैसे में देखिए कोई राजनीति दल है, ठीक है, किसी विशेष धर्म को वो मानने लगे, वो आधार बना ले। ठीक है, हम हिंदूवादी हैं, हमें हिंदू वोट दे देगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, है ना, वो क्या उनके फेवर में वो रहेंगे, वो किसी और के फेवर में चले जाएंगे। ठीक है, जब जाकर वहां से एक समस्या उत्पन्न होती, आपसी टकराव उत्पन्न हो जाता है। कंप्लीट है, धर्म को जब राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तब धर्म एक समस्या बन जाता है। दूसरा देखते हैं कि धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है। कहता है राजनीति में जब धर्म किसी भी समुदाय के लोगों को, ठीक है, विशेष प्रकार की पहचान, विशेष पैकेज दिया जाए। ठीक है, जब किसी धर्म को हम लोग समाज में देख लेते हैं, जब किसी धर्म को, ठीक है, सरकार की ओर से बहुत सहायता मिल रही है, दूसरे धर्म को न मिले, ठीक है, तभी एक समस्या बन जाता है। थर्ड है राजनीति किसी विशेष धर्म के दावे का समर्थन करने लगे। कहता है राजनीति दल किसी विशेष धर्म को समर्थन करने लगे। ठीक है, तब यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। 4 नंबर है किसी धर्म विशेष के अनुयायी। कहने का मतलब किसी भी धर्म का अनुयायी मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला, और वो दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ कुछ
बोलने लगे, उनके खिलाफ कुछ मोर्चा खोलने लगे, ठीक है, अभद्र प्रकार की टिप्पणी करने लगे, ठीक है, तब ये समस्या उत्पन्न हो जाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पॉइंट है राजनीति में धर्म का एक समस्या, है ना, कि राजनीति में धर्म का क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। कंप्लीट है। चलिए नीचे में नोट में है, राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। कहते हैं ये चारों पॉइंट हमने देखा, ये चारों पॉइंट में से किसी प्रकार का इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। कंप्लीट है। अगर कुछ समस्या होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, उसको कभी अलग वीडियो में उसे कवर कर लिया जाएगा। चलिए आगे है धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, सबसे पहले तो इसको जानते हैं, ठीक है। कि धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब अर्थ हो गया, हम लोग ये जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों है? यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान मिलता है, ठीक है। आदर क्या? सबका समान है, यहाँ पर सभी जाति धर्म समुदाय सभी समान है, ठीक है। तो वही कहता है भारत में शासन का धर्मनिरपेक्ष मॉडल चुना गया है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश बना क्योंकि यहाँ सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। किसी भी धर्म को किसी भी विशेष प्रकार का सरकार के द्वारा कहने का मतलब दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है, किसी विशेष प्रकार का दर्जा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, कहता है हमारे संविधान में, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपबंध किए गए। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए कई बातों को बताया गया है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। कहता है हमारे देश भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और न ही किया जा सकता है। कंप्लीट है। सेकंड है भारत का संविधान, है ना, भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ठीक है। सेकंड क्या है? जो भारत का भारतीय संविधान है वो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ठीक है, सबका दर्जा समान है यहां। थर्ड है कि संविधान में हरेक नागरिक को, हरेक सिटीजन को यह स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, यह स्वतंत्रता दी गई वो अपने विश्वास से किसी धर्म को अपना सकता है, अपने स्वेच्छा इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है वो, ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। जब उसको मन है हिंदू अपना लिया, मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, ठीक है। ये हमारे संविधान में बताया गया है, लिखा गया है। 4 नंबर है प्रत्येक धर्मावलंबियों को, ठीक है, अपने धर्म का पालन करने के लिए या फिर पालन करवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें संविधान में अधिकार दिया गया, ठीक है। तो धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते और उसके लिए शिक्षण संस्थाओं को भी स्थापित कर सकते, ठीक है। और हमारे भारत में कई शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं अभी, ठीक है, जो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करवाते हैं, ठीक है। चलिए 5 है
हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है, कि संविधान में लिखा गया है जब धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव होता है वो क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, कानून है उसके लिए। चलिए 6 नंबर है, संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में संविधान के द्वारा दखल दिया जा सकता है। कंप्लीट है। कह रहे हैं कि जब भी किसी धार्मिक समुदाय में समानता के लिए कभी भी मतभेद होता है तो संविधान के द्वारा उसमें दखल दिया जा सकता है। कंप्लीट है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे धर्म निरपेक्ष समझ गए, सांप्रदायिकता समझ गए क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन। ठीक है, श्रम के लैंगिक विभाजन क्या है समझिएगा इसको। कि जब समाज में स्त्री और पुरुष के बीच काम के आधार पर विभाजन किया गया। ठीक है, जब समाज में काम के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम के लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है ये, बहुत ही सरल भाषा में इसको कह सकते हैं। जब स्त्री और पुरुष के बीच काम के आधार पर विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक, श्रम के लैंगिक विभाजन कहते हैं। श्रम मतलब क्या हो गया, काम। लैंगिक मतलब लिंग, लिंग कितने, स्त्री और पुरुष। ठीक है, वही है काम के आधार पर जो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन किया गया है इसे क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन कहते हैं। और लैंगिक विभाजन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे में कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं पहले तो ये कि घर के अंदर का काम किसका होता है, तो महिलाओं का होता है ना। घर के अंदर का काम महिलाओं तथा बाहर का काम किसका होता है, पुरुषों का होता है। ये विभिन्नता हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। आज भी ये प्रचलन है कि आज भी महिलाएं जो घर के काम करती है, ठीक है, अब बाहर का काम पुरुष। लेकिन आधुनिक समाज में ये सब क्या धुंधुल होता जा रहा है। ठीक है, आज पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर काम करते नजर आ रही है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का फील्ड क्यों ना हो। ठीक है, वहां महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, वो अपना स्थान तय कर रही है। ठीक है, हम किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां से। चलिए नीचे 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को देखते हैं। कहता है इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1918 में, ठीक है, महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था। कहते हैं इंग्लैंड में सबसे पहले 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में
महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। कहने का अर्थ हो गया कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इन देशों में कंप्लीट है। अगला है, भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि भारत में 90% महिला सांसद क्या है, स्नातक है, ग्रेजुएट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि भारत में 90% महिला सांसद क्या है, एक मिनट, हाँ, महिला सांसद क्या है, स्नातक ग्रेजुएट है। ठीक है, यहाँ से किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, है ना, नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर था। हम लोग ने वो सभी टॉपिक को कवर किया जो एग्जाम से संबंधित टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपकी जो बुक में, ठीक है, आपके जो बुक में जितने भी प्रकार की, जितने भी प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर हैं, वो इस वीडियो देखने के बाद बन जाएंगे। ठीक है, अगर हल नहीं होते, सोल्यूशन नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या फिर क्वेश्चन को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 9297760641 पे। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमें आशा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जब आप चारों पार्ट को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे MCQ। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। कंप्लीट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आपका जितने भी ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, है ना, सभी ग्रुप में इसको शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।